एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पहला चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना केवल क्लास 9th के बच्चों के लिए बल्कि उन बच्चों के लिए भी जो यूपीएससी या कुछ इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं आपको और बहुत अच्छे से हम लोग इसे अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, बात है 14 जुलाई 1789 की। द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। जो सिटी ऑफ पेरिस है वो अलार्म की स्टेट में है, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पे आतंक का माहौल हो, मतलब लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ तो हुआ है। द किंग हैड कमांडेड द ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। जो राजा है उसने क्या कहा है, अपने ट्रूप्स, अपनी सेना को कहा है कि भैया आप शहर में जाइए। र्यूमर्स स्प्रेड, ऐसी अफवाह फैल गई है दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। अब एक अफवाह फैली है वहाँ पर पेरिस में कि राजा ने अपनी आर्मी को कहा है कि सिटीजन के ऊपर ओपन फायर कर दो, गोलियां चला दो। सम 7,000 मैन एंड वीमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। 7,000 आदमी और औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए हैं। एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल मिलिटिया, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम भी अपनी जनसेना बनाएंगे। दे ब्रोक इन टू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। और ये लोग क्या करते हैं, सरकारी बिल्डिंग्स में घुस जाते हैं क्योंकि इनको आर्म चाहिए। ये सारी की सारा पैराग्राफ जो आपने पढ़ा, ये सारा कुछ जो चल रहा है ये समझ लो जैसे फ्लैशबैक की स्टोरी होती है वैसे चल रहा है कि मतलब अब आपको आगे पता चलेगा कि ये सब कुछ हुआ क्यों था, ये क्या माहौल बना हुआ है। ये आगे जब चैप्टर पढ़ोगे तब पढ़ोगे। अभी सिर्फ इतना पता चल रहा है कि अफवाह फैली है कि राजा ने ऑर्डर दे दिए हैं कि भाई हमें सारी पब्लिक को गोली चला दो। तो पब्लिक भी सोच रही है कि हमें कैसे बचना है, तो वो क्या कर रही है, उसने भी अपनी जनसेना बनाई। और जनसेना बनाने के लिए, क्योंकि इन्हें भी हथियार चाहिए भाई लड़ने के लिए, तो इन लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे धावा बोल दिया। चलिए आगे देखते हैं। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च्ड टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। अब फाइनली क्या होता है, बहुत सारे 100 ऑफ पीपल का जो ग्रुप होता है वो लोग क्या करते हैं, ईस्टर्न साइड में सिटी के जाते हैं, ठीक है, उस साइड में जाते हैं और क्या करते हैं, एंड स्ट्रोम्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल। और वहाँ का जो किला होता है, एक बेस्टाइल का किला होता है, वहाँ पे जो जेल होती है वहाँ पे धावा बोल देते हैं उस किले पर। वेयर दे होप टू फाइंड हॉर्डेड एमिनेशन, और जहाँ इनको लग रहा था कि गोला बारूद हमें मिल जाएगा, इस कारण ये लोग जो हैं इस किले में धावा बोलते हैं कि इसकी जेल में हमें गोला बारूद मिल जाएगा। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ बेस्टाइल वॉज किल्ड। अब ये जो आर्म के लिए फाइट हो रही होती है, इसमें क्या होता है, जो जेल का हमारा कमांडर होता है ना, बेस्टाइल की जेल का, वो मारा जाता है और वहाँ के जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। जो पब्लिक आई है वहाँ के प्रिजनर्स को रिलीज़ कर देती है और कमांडर को मार देती है, ठीक है। देयर वर ओनली 7 ऑफ देम। बस ये याद रखना कि वहाँ पे कितने प्रिजनर्स थे, केवल 7 ही प्रिजनर्स थे। येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। भाई हमें ये अच्छे से पता है कि जो बेस्टाइल का किला है ना, वो क्यों लोग उससे नफरत करते थे। भाई लोग उससे नफरत इसलिए करते थे क्योंकि वो राजा की डेस्पोटिक पावर यानी कि निर्कुंज शक्तियों का प्रतीक था। राजा के पास इतनी शक्तियाँ होती हैं बच्चों की, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा सकता, इसीलिए हम बोलते हैं वो निर्कुंज है, डेस्पोटिक पावर है। तो इस चीज़ का वो प्रतीक था और इसकी वजह से क्या होता है, वो किले को तोड़ देते हैं पब्लिक जाके गुस्से में। येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड, पूरा जो किला है वो ढा दिया जाता है। एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स, और उसके जो टुकड़े होते हैं पत्थर के वो मार्केट में बेचे जाते हैं। किसको बेचे जाते हैं भाई, उन लोगों को जो कि चाहते थे निशानियां रखना। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश एंड स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। सोवेनियर का मतलब होता है निशानी। तो बहुत सारे लोग जो चाहते थे कि हम राजा के टूटे हुए किले की कुछ निशानियां, कि हमने तोड़ा था है ना, उस राजा को हमने गद्दी से हटाया या हमने उसका किला तोड़ा, उस तरह की निशानियां अपने पास रखना चाहते थे, उन लोगों ने वो पत्थर भी खरीद लिए थे, वो मलबा भी खरीद लिया था। अब वो उनको ही मतलब ये बेचा जाता था। द डेज दैट फॉलोड सम मोर राइटिंग। अब उस दिन के बाद तो भाई फ्रांस में बहुत सारे दंगे होते हैं, बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। अब ये दंगे पेरिस यानी शहर में भी हो रहे हैं, पेरिस शहर में, और कंट्री साइड यानी गांव में भी हो रहे हैं। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ द ब्रेड। अब ज़्यादातर लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि रोटी ब्रेड जो उनकी थी उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। जैसे हम लोग रोटी और चावल खाते हैं, वहाँ के लोग ब्रेड खाया करते थे, पेरिस के लोग। अब ब्रेड के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो पब्लिक से बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं भाई, उनके परिवार भूखे मर रहे हैं। तो वो लोग वहाँ पे एकदम मतलब
प्रोटेस्ट में उतर आते हैं। मच लेटर, जब बहुत टाइम बाद क्या होता है, देखो मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ द ब्रेड। मच लेटर, बहुत बाद में क्या होता है, व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, जब इतिहासकार इस समय की तरफ वापस देखते हैं, दे सॉ इट एज द बिगनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स। वो देखते हैं कि उस दिन के बाद बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे, मतलब ये ना पहला ऐसा समझ लो इतना बड़ा इवेंट था राजा के खिलाफ जो धरती पर किया गया होगा। उसके बाद तो फिर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं दैट मोस्ट पीपल एट द टाइम when historians look back upon this time, they saw it as the beginning of chain of events and ultimately क्या होता है, led to the execution of the king in France। फांसी चढ़ा दिया जाता है, मतलब मार दिया जाता है। बेसिकली एग्जीक्यूशन का मतलब होता है मार देना। तो फांसी नहीं चढ़ाते राजा को, गुलेटिन नाम की एक मशीन होती है, उस पर उसका गर्दन काट दिया जाता है। अच्छा, जो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट वर्ड का मीनिंग लिखो, अनुमान लगाना, मतलब लोगों ने अंदाज़ा तक नहीं लगाया था कि हमारा ये जो विद्रोह है ये यहाँ तक पहुँच जाएगा कि राजा की डेथ तक हो जाएगी या राजा को गुलेटिन पे मार दिया जाएगा। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन। आप इसी चीज़ का क्वेश्चन का आंसर जो है हम इस चैप्टर में खोजेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि पब्लिक पूरा सड़कों पर उतर आती है, राजा को मार दिया जाता है, इतना सब कुछ हुआ क्यों था आखिरकार। तो ये देखो, ये बेस्टाइल का किला दिखा रखा है तुमको, ठीक है, इसको ध्वस्त कर दिया था। चलिए आगे आते हैं हम। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। फ्रांस का जो समाज था 18th सेंचुरी में कैसा था, इसको पढ़ते हैं। देखो, इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। 1774 में लुइस 16 नाम का एक राजा होता है, वो बर्बन फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है, और वो असेंडेड मतलब एक तरीके से बैठता है थ्रोन ऑफ फ्रांस पे, मतलब कि फ्रांस की राजगद्दी पर बैठता है। ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, वो केवल 20 साल का होता है, और मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियट, और उसकी शादी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनियट से होती है। अपॉन हिज असेशन, जब वो गद्दी पर बैठता है, द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। उस 20 साल के नए नए राजा को पूरा खजाना खाली मिलता है। अब हो रहा क्यों था, ऐसा क्यों हुआ कि उसका खजाना खाली था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। फ्रांस में बहुत सालों से युद्ध चल रहे थे, उसकी वजह से क्या हो रहा था कि पूरा राजा का खजाना जो है वो खाली हो रखा था। एडिड टू दिस, इसके अलावा भी, दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साई। अब मतलब बहुत आलिशान एक महल था जिसमें राजा रानी वगैरह रहा करते थे, और उसकी मतलब कहना चाहिए उसकी सजावट पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था, तो इसकी वजह से भी राजा का खजाना खाली था। अगला पॉइंट आता है कि अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस। अब लुइस 16 के टाइम पर ही होता है जो फ्रांस है, मतलब वो मदद करता है 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की टू गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब ब्रिटेन की और फ्रांस का, मतलब ब्रिटेन जो था वो फ्रांस का और अमेरिका दोनों का दुश्मन था। ब्रिटेन जगह जगह को कॉलोनी बना लेता था, जैसे हम भी उसकी एक कॉलोनी थे, वो हम पर शासन करता था, हमारे रिसोर्सेज यूज़ करता था, ठीक है, हमारे देश में हमारी नहीं चलती थी, ब्रिटेन की चलती थी, तो हम उसकी कॉलोनी थे। तो ऐसे ही अमेरिकन कॉलोनीज़ भी बना रखी थी ब्रिटेन ने बहुत सारी जगह को। तो 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ जो थी उनको आज़ाद कराने के लिए, कि दुश्मन मतलब एक तरीके से तुम्हारा भी दुश्मन मेरा भी दुश्मन, तो फ्रांस का राजा जो है मदद करता है अमेरिकन की ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने में। अब मदद करेगा तो पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या करता है कि खूब सारा पैसा उन लोगों की मदद में लगा देता है। अब अंडर लुइस 16 फ्रांस ने हेल्प किया था 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को, क्योंकि उसने इंडिपेंडेंस दिलाई थी ब्रिटेन से उन अमेरिकन कॉलोनीज़ को, ठीक है। द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन लिवरे। अब इसकी वजह से जब इतना ज़्यादा वॉर चल रही है तो भाई पैसे पहले ही खर्च हो रहे हैं, 10 अरब लिवरे का जो है कर्जा हो जाता है फ्रांस के ऊपर, जो कि पहले से ही ऑलरेडी 2 बिलियन का था। द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन लिवरे, 10 अरब लिवरे का जो है वो कर्जा हो जाता है। दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरेज, ठीक है, 2 बिलियन लिवरे का पहले ही चल रहा होता है। अब आगे क्या होता है, लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट। अब जिन लोगों ने स्टेट को उधार दिए होते हैं पैसे, नाउ बिगिन टू चार्ज 10% ऑन लोन्स। अब वो लोग क्या करते हैं, 10% लोन चार्ज करने लग जाते हैं कि भाई आपने हमसे पैसा लिया है, अब हमारा पैसा वापस करो और 10% उस पर इंटरेस्ट भी दो। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ओब्लाइज टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। तो जो फ्रांस की जो गवर्नमेंट है वो मजबूर हो जाती है, ओब्लाइज लिखो मतलब मजबूर होना, तो वो मजबूर हो जाती है कि वो बहुत सारा अपने बजट का एक इंक्रीजिंग परसेंटेज जो है वो खर्च कर दें इंटरेस्ट पेमेंट पर ही अकेले।
टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ यही खर्चे थे, राजा को नॉर्मल खर्चे भी करने पड़ते थे, जैसे कि अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, जैसे कि सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी। राजा को आर्मी मेंटेन करनी पड़ती थी, कोर्ट मेंटेन करना पड़ता था, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सरकारी ऑफिसर्स चलाने पड़ते थे, यूनिवर्सिटी चलानी पड़ती थी। द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। तो इन सारे खर्चों को उठाने के लिए स्टेट यानी राज्य, या हम बोल सकते हैं राजा, मजबूर हो गया कि वो पब्लिक का टैक्स बढ़ाए। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ट। अब ये सफिस्ट का मतलब होता है, मतलब कहना चाहिए कि काफ़ी नहीं था, पर्याप्त नहीं था कि राजा केवल थोड़ा बहुत टैक्स बढ़ाए और ऐसा काम चल जाए, तो इससे भी काम बन नहीं रहा था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट। उस समय फ्रांस का जो समाज था वो 3 स्टेट में डिवाइडेड था, एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस। केवल थर्ड स्टेट के ही जो लोग थे वो टैक्स पे करते थे। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। उस समय सोसाइटी में फ्यूडल सिस्टम चलता था, दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस, वो मिडिल एजेस तक चलता रहा। द ओल्ड regime, the term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789। अब हम वर्ड एक यूज़ करेंगे ओल्ड regime। ओल्ड regime कौन सा टाइम था बच्चों? 1789 के पहले, इस क्रांति के पहले का जितना भी टाइम था वो ओल्ड regime का टाइम कहलाता था फ्रांस में। फिगर 2 शो करती है हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज। पहले फिगर देख लेते हैं। इसके अंदर आपको दिखा रखा है फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। अब तीनों स्टेट में क्या रहता था, ये समाज इस तरह से डिवाइडेड था। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे, क्लर्जी का मतलब हो गया जो लोग चर्च में काम कर रहे हैं, पादरी हो गए, बिशप हो गए, राइट। दूसरे स्टेट में आते थे नोबिलिटी, कुलीन वर्ग, राजा हो गया, रानी हो गई, उनके फैमिली मेम्बर्स हो गए, उनके फ्रेंड्स हो गए, या मतलब जो बड़े बड़े अमीर अमीर रईस लोग हो गए हमारे, है ना। और थर्ड स्टेट में आ जाते थे। थर्ड स्टेट में भी कुछ अलग अलग लेयर्स थी। थर्ड स्टेट में आ गए बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, ये लोग आ जाते थे। तो इस तरह से समाज हमारा पूरा बटा हुआ था। सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, दैट ये हो गया था। फिगर 2 शो करती है दैट हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज। किस तरीके से 3 स्टेट में हमारी सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी। पीजेंट मेकअप 90% ऑफ द पॉपुलेशन। तो भैया 90% तो उस समय समाज में किसान थे राजा के यहाँ। हाउ एवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ दैम ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड। लेकिन बहुत ही कम किसान ऐसे थे जिनके पास अपना लैंड था जिस पे वो काम करते हों। सब के सब दूसरों के लैंड पे काम करते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नॉबल्स। 60% लैंड जो थी वो नॉबल्स के हाथों में थी। द चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, द मर्चेंट्स ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट एंड द क्लर्जी एंड द नॉबिलिटी इंजॉय करते थे सर्टेन प्रिविलेजेस को। देखो समझो यहाँ से कि बेचारे किसान जो हैं उनके पास 90% लोग किसान हैं, पर उन लोगों के पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, वो दूसरों की ज़मीनों में काम करते हैं। 60% लैंड तो नॉबल्स लोगों के हाथ में ही आती है। फिर इसके अलावा जो चर्च के लोग हैं या फिर अदर रिचर मेंबर्स हैं थर्ड स्टेट के, उन लोगों के पास लैंड है। द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट 2 स्टेट यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी, इन लोगों के पास, दैट इज़ क्लर्जी एंड नोबिलिटी, वो इंजॉय करते थे कुछ प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब होता है विशेष अधिकार। तो इन लोगों के पास कुछ विशेष अधिकार बर्थ से ही हैं। मैं चर्च के पादरी का बेटा हूँ तो भाई मुझे भी बहुत अच्छे से अधिकार मिल जाएंगे। मुझे टैक्स भी नहीं पे करना, लोग मुझे आके टैक्स देंगे, मुझे अपनी फसल का 10वां भाग देंगे। इस तरीके के बाय बर्थ आपको प्रिविलेजेस मिल जाते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज द एग्जाम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट। अब देखो चर्च के लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही था कि उन लोगों को टैक्स ही नहीं पे करना पड़ता था। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज़। अब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं फ्यूडल ड्यूज़ विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। इसके अलावा तो क्या करते थे, पीजेंट्स से उल्टा पैसे ले लेते थे। पीजेंट्स फॉर ओब्लाइज टू रेंडर सर्विसेज, बेचारे किसान रेंडर थे, मजबूर थे सर्विसेज देने के लिए। रेंडर होता है देना, तो ओब्लाइज मीन्स मजबूर। तो वो ओब्लाइज थे अपनी सर्विस देने के लिए। कहाँ कहाँ पर जो उनके लॉर्ड हैं उनकी घरों में वो वर्क करते थे, वर्क इन देयर हाउस, इन फील्ड, उनके फील्ड में काम करते थे। टू सर्व इन आर्मी, और उन लोगों को मजबूर किया जाता था आर्मी में भी सर्व करने के लिए, और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, और उनको पार्टिसिपेट करना होता था बिल्डिंग करने के लिए रोड्स को। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टेथ। अब चर्च के लोग थे वो क्या करते थे, जैसे आपने 100 किलो गेहूँ उगाया तो 10 किलो चर्च को देना पड़ता था। ये इस तरीके का टैक्स था जो कि पीजेंट्स पे लगता था। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। सारे ही मेंबर्स को टैक्स पे करना ही पड़ता था स्टेट को। दीज इंक्लूडेड, जो थर्ड स्टेट के थे, ठीक है, दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स। अब टेथ तो देना ही है, टेथ मतलब 10th पार्ट अपने फसल का,
उसके अलावा आपको डायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता था। नंबर ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगाए जाते थे। जो डायरेक्ट टैक्स है उसको टले बोलते हैं। अब नंबर ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लोगों पर लगते थे विच वर लेविड ऑन आर्टिकल्स, जो कि आप रोज़मर्रा में चीज़ें यूज़ करते हो, जैसे कि सॉल्ट हो गया, तंबाकू हो गया, इनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था। द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज बॉर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। अब ये सारा का सारा बर्डन जो था टैक्स देने वेने का, ये थर्ड स्टेट बेचारा अकेला ही झेल रहा था। यहाँ एक तस्वीर दिखाई गई है, यहाँ पर बताया गया है द पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग। ये जो बेचारा गरीब आदमी है ये सब कुछ लेकर आया है, ये ग्रेन्स लाया है, ये फ्रूट्स लाया है, ये मनी लाया है, ये सैलड लाया है, और जो फैट लॉर्ड इसके बगल में बैठा हुआ है सेट्स दे आर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, वो सब कुछ लेने के लिए रेडी बैठा हुआ है। ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद अ लुक, वो तो इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। इसके अलावा यहाँ पर कुछ दे रखा है, हाँ यहाँ दे रखा है नोबल मैन इज़ द स्पाइडर एंड पेजेंट एज फ्लाई। नोबल मैन को एक मकड़े की तरह दिखाया गया है और पेजेंट को एक फ्लाई की तरह दिखाया गया है। अब यहाँ पर जो बोरी में सामान रखा है उसके लिए लिखा है द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वांट्स। जितना इसको मिलता जा रहा है शैतान को, उसकी जो उतनी मतलब वह बढ़ती चली जा रही है, उसकी ख्वाहिशें हम कह सकते हैं कि उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। नेक्स्ट बात पे आते हैं, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब लोगों में स्ट्रगल चल रहा था जीवन जीने का, सर्वाइव करने का, ठीक है, लोग सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। पॉपुलेशन जो फ्रांस की होती है वो 1715 में 23 मिलियन थी केवल, और फिर 1789 आते आते वो 28 मिलियन हो जाती है। दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब इतने सारे लोग एक साथ बढ़ जाते हैं तो उन लोगों के लिए फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ जाती है। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाता जितनी तेज़ी से डिमांड बढ़ती जा रही थी। अब सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेड के प्राइस जो हैं, जो कि उनकी स्टेपल डाइट थी, वो उनका रोज़मर्रा का खाना था, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्राइस बढ़ जाता है। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स। ज़्यादातर वर्कर्स जो थे वो मज़दूरों की तरह काम करते थे वर्कशॉप में, जिनका ऑनर फिक्स कर देता था उनके वेजेस की, आज का तुमको 50 रुपये मिलेगा या 10 रुपये मिलेगा, इस तरीके से। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइजेस। बट उनके वेजेस प्राइजेस के हिसाब से बढ़ते नहीं थे, उनके वेजेस उतने के उतने ही रह जाते थे। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन। तो इस तरीके से गरीबों का और अमीरों का जो बीच का गैप था वो बढ़ता चला जाता है। दिस बिकम्स थिंग्स बिकम वर्स। अब चीज़ें जो हैं बद से बदतर हो जाती हैं। वेन एवर ड्रॉथ और हेल रिड्यूस्ड द हार्वेस्ट। और कब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, जब क्या होता है कि जब हमारा सूखा पड़ जाए या हमारे ओले पड़ जाएं, तब तो और फसल ख़राब हो जाती है और चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। एंड दिस लेड टू द सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इसकी वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस यानी कि इंसान को जीने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो भी नहीं मिल पाती थी। समटाइम्स दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम। इस तरीके का सूखा पड़ना, ओले पड़ना और सब्सिस्टेंस क्राइसिस का आ जाना एक आम बात थी फ्रांस में ओल्ड रेजिम यानी 1789 के पहले। चलो अब यहाँ आगे चलते हैं। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। अब धीरे धीरे मिडिल क्लास आने लगा। पहले तो सिर्फ गरीब या अमीर लोग होते थे, धीरे धीरे मिडिल क्लास आने लगा और इनविसेजेस मतलब कल्पना करने लगा। एंड एंड टू प्रिविलेजेस कि इन राजाओं को या इन चर्च के पादरियों के पास इतने अधिकार हैं क्यों, इनके अधिकार ख़त्म होने चाहिए। इन द पास्ट, अगर हम पास्ट में बात करें तो पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड सिक्योरिटी। पास्ट में भी पीजेंट्स और वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था बहुत सारे रिवॉल्ट्स में, बहुत ज़्यादा विद्रोह किया गया था कि आपने इतना टैक्स क्यों बढ़ाया राजा, या फूड सिक्योरिटी क्यों नहीं है, नहीं फूड स्कार्सिटी क्यों है, खाने की इतनी कमी क्यों है। लेकिन हुआ क्या पास्ट में, बट दे लैक्ड द मीन्स। उनके पास कोई साधन नहीं थे कि वो बहुत अच्छे से अपने रिवॉल्ट को चला पाएँ, एंड कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं हो पाती थी अच्छे से टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स कि वो पूरी तरीके से चीज़ें हैं उनमें बदलाव कर सके। यानी कि तुम्हें ये बताया जा रहा है कि पास्ट में भी लोगों ने बहुत कोशिश करी थी कि ना हम बहुत बदलाव लाएं, है ना, इस चीज़ के खिलाफ बोले कि खाने की इतनी कमी क्यों है या टैक्स इतना बढ़ाया क्यों जा रहा है, पर ना तो उन पे मीन्स थे, ना तो उन पे प्रोग्राम्स थे, यानी कि ना तो उन पे मतलब कोई साधन था, ना उनकी इतनी अच्छी प्लानिंग होती थी कि वो कोई बहुत बड़ा समाज में बदलाव ला सके। दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्डर। ऐसा कोई बदलाव जो समाज में इकोनॉमिकल ऑर्डर में वो ला पाएँ।
सो दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट। अब ये पूरा बदलाव लाने की जिम्मेदारी किसके लिए छोड़ दी गई थी? थर्ड स्टेट के उन लोगों के पास हु हैड बिकम प्रॉस्परस, जिनके पास कुछ पैसा आ गया था, एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन, जो लोग पढ़ लिख गए थे, एंड न्यू आइडियाज़ उन लोगों के पास आ गए थे। द 18th century witnessed द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप। अब 18वीं शताब्दी फिटनेस है। अब यहाँ पर नए नए सामाजिक ग्रुप आ गए थे, टर्म्ड द मिडिल क्लास। अब उन लोगों को हम मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं कि भैया मध्यम वर्ग के लोग हैं, ये ना तो ये उतने गरीब हैं कि कुछ भी ना कर पाए, इन पे खाने को भी ना हो, ना ये उतने अमीर हैं नॉबिलिटी वगैरह की इतना, ऐसा नहीं था। एक मिडिल क्लास समाज में आ गई थी। हु अर्नड देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड। जिन लोगों ने अपना पैसा कैसे कमाया था, इन्होंने समुद्र पार व्यापार किया अपना। फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड, इन्होंने सामान बनाए, सच एज वुलन का सामान बनाया, फिर सिल्क टेक्सटाइल वगैरह इन्होंने बनाए, दैट वर इधर एक्सपोर्टेड और बॉट बाय रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। या तो इनका बनाया हुआ सामान एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, बाहर भेज दिया जाता था देश के, या फिर जो समाज के रिचर मेंबर्स थे उनका सामान खरीद लेते थे। अब सोचो, व्यापारी का व्यापार तो चल ही रहा है ना, चाहे उसे घर के लोग खरीद रहे हो, चाहे देश के बाहर के लोग खरीद रहे हो। इस तरीके से ये लोग थोड़ा अमीर हो जाते हैं। इन एडिशन टू मर्चेंट्स के अलावा एंड मैन्युफैक्चरर्स, जो कि बनाते हैं। मर्चेंट्स होता है व्यापारी, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो मिल वगैरह चलाते हैं, ठीक है। द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशन सच एस। अब इनके अलावा मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स के अलावा थर्ड स्टेट में और भी लोग प्रोफेशन कर रहे थे, जैसे लॉयर थे या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड मतलब ये सभी लोग पढ़े लिखे थे, एंड बिलीव करते थे दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, कि कोई भी समाज का ग्रुप बाय बर्थ तो प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, बाय बर्थ तो किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन होनी चाहिए, मस्ट बी डिपेंड ऑन हिज मैरिट। बल्कि समाज में एक व्यक्ति का बाय बर्थ कोई नहीं होना चाहिए, उसकी योग्यता अगर है तो हाँ उसे ऊंचा स्थान मिलना चाहिए। तो मैरिट के आधार पे होना चाहिए समाज, ना कि जन्म के आधार पर। लोग ये मानने लग गए थे। दीज आइडियाज़ इन्वेस्टिजिंग अ सोसाइटी। अब इस तरह के आइडिया एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना करते हैं जो बेस्ड ऑन हो फ्रीडम, जो स्वतंत्रता पर बेस हो, इक्वल लॉस पे बेस हो, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले इस चीज़ पर बेस हो। एंड दीज आइडियाज़ वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स, जैसे कि जॉन लॉक, जो जॉक रूसो, ये जो जैसे फिलोसफर्स, इस तरह की जो फिलोसफर्स के दो नाम आपको दे रखे, इस तरह के लोग समाज में इस तरह की बातों को और ज़्यादा बढ़ा रहे थे, लोगों के सामने रख रहे थे। इन हिज ट्विन ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लॉक ने सॉर्ट किया, डिमांड करी, एक तरीके से मांग करी। अब देखो, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट ये किताब का नाम है, तो जॉन लॉक ने लिखी थी। उसने रिफ्यूट किया, मतलब खंडन किया। उसने कहा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? किस चीज़ का खंडन किया इसने? द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट लाइट, मतलब इस सिद्धांत का खंडन किया कि राजा के पास डिवाइन यानी देवीय और एब्सोल्यूट यानी कि इसके ऊपर कोई अंकुश ही ना हो, ऐसे अधिकार राजा के पास नहीं होने चाहिए, मोनार्क के पास। रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड, और रूसो ने उसके इस आइडिया को आगे बढ़ाया। प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और प्रपोज किया एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो कि बेस हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर, बिटवीन पीपल एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि लोगों के और सरकार के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि राजा ने जो बोल दिया वही फाइनल है। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, अब ये जो किताब है स्पिरिट ऑफ लॉज, इसमें मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा? प्रपोज किया डिवीजन ऑफ पावर को, कि सरकार की जो गवर्नमेंट की पावर है उसको बांटना चाहिए, एक ही आदमी के हाथ में नहीं होनी चाहिए। और किस में बांटना चाहिए? बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जैसे हमारे देश में आज बटी हुई है पावर। द मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन यूएसए, अब इस तरह की गवर्नमेंट जो थी वो यूएसए में बनाई गई जब 13 कॉलोनीज़ ने डिक्लेयर किया देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। हमने शुरू में पढ़ा था, राजा ने 13 कॉलोनीज़ को, अमेरिकन कॉलोनीज़ को मदद करी थी ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस पाने में। तो जब ये लोग आज़ाद हो जाती हैं तो अपने यहाँ ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में गवर्नमेंट की पावर को डिवाइड करती हैं। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वॉज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पॉलिटिकल थिंकर्स फ्रांस के। तो मतलब जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ये गारंटी देता है इंडिविजुअल राइट्स को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल बन जाता है फ्रांस के थिंकर्स को। मतलब वो लोग को ये लगता है कि ये अमेरिका में अगर हो सकता है तो फ्रांस में क्यों नहीं हो सकता, फ्रांस में ही राजा का शासन क्यों हो, फ्रांस में ही सारी पावर एक आदमी के हाथ में क्यों हो। द आइडिया ऑफ दिस फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून, अब इस तरह के फिलोसफर्स के आइडिया सैलून में, कॉफ़ी हाउसेज में सब लोगों के बीच में फैलने लग गए थे, बुक्स में छपने लग गए थे, स्प्रेड अमंग थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स में भी इस तरह के आइडियाज़ छपने लगे और लोग इन्हें पढ़ने लग गए थे। दीज वर फ्रीक्वेंटली रेड अलाउड इन ग्रुप फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट, इस तरह की बातें ज़ोर ज़ोर से रीड अलाउड मतलब रीड की जाती थी ज़ोर ज़ोर से उन लोगों के बेनिफिट के लिए जो कि अनपढ़ थे, जो रीड एंड राइट नहीं कर सकते थे। तो लोग उन्हें पढ़ पढ़ के सुनाते थे जिससे कि लोगों के बीच में जागरूकता फैल जाए।
द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस, एक खबर फैलती है कि भैया जो लुइस 16 है वो टैक्स को और बढ़ाने वाला है मीट करने के लिए अपने खर्चों को स्टेट के, और इसकी वजह से जनरेट हो जाता है एंगर पब्लिक के अंदर, लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आ जाते हैं इस सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस को कि राजा को ही इतने अधिकार क्यों मिले। अब हमारा फिनिश होता है फर्स्ट पार्ट, अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे इसके, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। अब किस तरीके से समाज में क्रांति फैल जाती है। लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन यू हैव लर्नड इन प्रीवियस सेक्शन। अब लुइस 16 टैक्स को इंक्रीज कर देता है कुछ रीजंस की वजह से जो हमने प्रीवियस सेक्शन में भी पढ़ लिए। हाउ डू यू थिंक, तुम कैसे सोचते हो ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस, वो ये सब कुछ कर कैसे पाया होगा। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजीम, यानी 1789 के पहले का जो फ्रांस था, मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल, राजा के पास अपनी ही विल से टैक्स बढ़ाने का अधिकार नहीं था। रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग, बल्कि उसको तो मीटिंग बुलानी पड़ती थी स्टेट जनरल की, विच वुड देन पास एज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, जो न्यू टैक्सेस के लिए फिर पास करती थी, मतलब एक तरीके से प्रपोजल को पास कर दिया कि हाँ ठीक है नया टैक्स बढ़ा लो, अगर स्टेट जनरल के सारे लोग बोल रहे हैं तो, मतलब एक वोटिंग होती थी और उसमें अगर जीत गया तो बढ़ जाता था टैक्स। द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी, स्टेट जनरल क्या था, जैसे कि आपकी संसद ऐसी एक पॉलिटिकल बॉडी था, विच द 3 स्टेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पर सभी तीनों स्टेट के फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे। हाउएवर द मोनार्क डिड नॉट अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग। अब राजा जो था टैक्स तो नहीं बढ़ा पाता था अकेले, लेकिन उसको यह अधिकार ज़रूर था कि हमें स्टेट जनरल की मीटिंग कब बुलानी है, एंड लास्ट टाइम इट वाज डन इन 1614, 1614 में लास्ट टाइम ये बुलाई गई थी मीटिंग। ऑन 5 में 1789 लुइस 16 जो होता है कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ स्टेट जनरल, वो स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाता है पास करने के लिए प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस कि भैया नए टैक्स लगा दिए जाएँ। आर स्प्लेंडेंट हॉल, आलीशान जो महल है वर्साई का, वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स, तो डेलीगेट्स जो होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, जो मेम्बर्स आ रहे होते हैं हर स्टेट के, उनके स्वागत के लिए मतलब वर्साई का जो महल है वो बहुत अच्छे से सजाया जाता है। द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट सेंड करते हैं 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच, यानी कि 300 लोग फर्स्ट स्टेट के आते हैं और 300 लोग सेकंड स्टेट के, और ये दोनों देखना ऐसे आमने सामने, जैसे राजा यहाँ पर बैठा है तो ये लोग आमने सामने ऐसे बैठ जाते हैं, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों को पीछे खड़ा कर दिया जाता है। देखो नेक्स्ट आता है हु वर सिटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर, तो सीट पे बैठ जाते हैं एक दूसरे की तरफ चेहरा करके। वाइल जस्ट 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट होते हैं हैड टू स्टैंड एट द बैक, उनको पीछे खड़े रहना पड़ता है। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स, जो थर्ड स्टेट है वो रिप्रेजेंट करवाया जाता है अपने बहुत प्रॉस्परस और पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, यानी कि देखो थर्ड स्टेट के जो समृद्ध लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो लोग आते हैं यहाँ पर अब रिप्रेजेंट करने के लिए थर्ड स्टेट को। हाउ एवर देयर ग्रीवियंसेस, अब क्या होता है पीजेंट, आर्टिशंस एंड वीमेन, इन सबको तो डिनाई मना होता है इनकी एंट्री कि भैया ना तो किसान आएंगे, ना आर्टिशंस आएंगे, ना औरतें आएंगी इसमें। हाउ एवर देयर ग्रीवियंसेस, लेकिन उनके जितने भी दुख, उनकी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे डिमांड को वो लोग 40,000 लेटर्स में लिख देते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो लेकर आते हैं, ब्रॉट विद दैम, ठीक है, अपने साथ लेकर आते हैं इन सारे लेटर्स को। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट। अब वोटिंग जो होती थी, जो स्टेट जनरल की होती थी, वो क्या होता था कि हर एक आदमी जो है वो एक वोट दे सकता है, नहीं सॉरी, हर एक स्टेट एक वोट दे सकता है, यानी फर्स्ट स्टेट का एक वोट होगा, सेकंड स्टेट का दूसरा और थर्ड स्टेट का तीसरा वोट होगा। दिस टाइम टू लुइस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। अब लुइस 16 को लग रहा था कि इस समय भी मैं ऐसे ही करूँगा, और उसको था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट का वोट मिल ही जाएगा और मैं टैक्स बढ़ा दूंगा। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल। तो अब की बार क्या होता है, थर्ड स्टेट के लोग बोलते हैं, क्योंकि अब तो पढ़े लिखे हो गए कुछ लोग, तो कहते हैं कि नहीं, असेंबली में एज अ होल, मतलब सभी को सभी अधिकार मिलने चाहिए, वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट, और कहते हैं कि हर एक मेंबर के पास एक वोट का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेट के सारे लोगों के पास केवल एक वोट, सेकंड के स्टेट के पास एक वोट, एंड दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कि भाई सबके पास एक एक वोट देने का अधिकार हो। ये तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है और पुट फॉरवर्ड ये दुनिया के आगे लाया गया था। फिलोसफर्स लाइक रूसो ने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी ये लिखा था कि मतलब हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपना वोट दे सके। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, जब राजा इस प्रपोजल को मानने से इनकार कर देता है, सो मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, तो सारे के सारे मेंबर्स थर्ड स्टेट के वहाँ से चले जाते हैं प्रोटेस्ट में। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज अ स्पोकमैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन, तो जितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना थर्ड स्टेट के, वो अपने आप को एक प्रवक्ता के तौर पर देखते हैं कि हम जो हैं थर्ड स्टेट की तरफ से आए, हम उनके लीडर हैं, हम उनकी बात रखने आए हैं। इन लोगों को गुस्सा आ जाता है कि यार ये तो कुछ सुन ही नहीं रहा राजा,
तो ऑन 20 जून क्या होता है, दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट। ये एक वर्साई के ग्राउंड में एक इंडोर मतलब अंदर ही टेनिस का कोर्ट होता है, वो वहाँ जाके सारे लोग इकट्ठे होते हैं 20 जुलाई को, याद रखना, ठीक है। दे डिक्लेयर देमसेल्फ एन नेशनल असेंबली, और खुद को कहते हैं कि हम सब नेशनल असेंबली हैं, एंड सो आर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कसम खाते हैं कि हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते फ्रांस का, एंड वुड लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन उनको बनाना था जो कि राजा की पावर को कुछ ना कुछ अंकुश लगाए, ये नहीं कि राजा जो चाह रहा है वो कर सके। दे वर लेड बाय मिराबियो और आबेसिए। अब ये जो लोग जो नेशनल असेंबली बने हैं, थर्ड स्टेट के लोग हैं, इनको कौन, मतलब इनका लीडर कौन था, मिराबियो और आबेसिए। मिराबियो कौन था, मिराबियो वॉज बॉर्न अ नोबल फैमिली। मिराबियो जो था एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ था, बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे मतलब होता है हटाना। लेकिन मिराबियो बिल्कुल कन्विंस था कि ये हटा देना चाहिए सोसाइटी के फ्यूडल प्रिविलेजेस को जो कुछ लोगों को मिले हुए हैं। ही ब्रॉट आउट अ जर्नल, उसने एक पत्रिका निकाली एंड डिलीवर करे पावरफुल स्पीचेस लोगों के सामने टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्साई। जो लोग वर्साई के महल में इकट्ठा हुए थे, मिराबियो ने उनके सामने क्या किया, बहुत जनरल भी निकाला, एक पत्रिका निकाली, उसने पावरफुल स्पीच वगैरह भी दी, मतलब लोगों को समझाने के लिए हम कह सकते हैं। देखो नेशनल असेंबली बनी हुई है। आबेसिए ओरिजिनली एक प्रेस्ट था। आबेसिए जो था वो एक पादरी था और उसने लिखा था इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा था जिसको हम कहते हैं व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। क्या आबेसिए ने लिखा, याद रख लो। वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्साई, जिस समय नेशनल असेंबली बिजी थी वर्साई में ड्राफ्ट करने में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, रेस्ट ऑफ द फ्रांस सेथ विद टर्मोइल, पूरा आंदोलित हो रहा था उस समय। वहाँ पे बड़े बड़े आंदोलन चल रहे थे, आतंक का माहौल हो रखा था वहाँ पे। अ सीवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट। उस समय फ्रांस में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी और उसकी वजह से जितनी भी फसल थी वो बहुत ख़राब हुई। प्राइस ऑफ द ब्रेड रोज़ हो गई, इससे प्राइस जो था ब्रेड का वो बढ़ गया। एंड ऑफन ऐसे टाइम पे क्या होता था, बेकर्स जो थे एक्सप्लॉइट कर लेते थे सिचुएशन को और होर्डेड करते थे सप्लाइज़ को, यानी कि सप्लाइज़ को इकट्ठा करके रख लेते थे जितनी भी फसल उगी हुई है। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज़, अब औरतें क्या करती हैं, बहुत घंटों तक जो लाइन में लगी रहती हैं, उसके बाद वो क्या करती हैं, क्राउड्स ऑफ एंग्री वीमेन स्टॉर्म्ड धावा बोल देती हैं इनटू द शॉप्स के ऊपर। एट द सेम टाइम फिर राजा उस समय ऑर्डर देता है ट्रूप को कि तुम पेरिस में जाओ और लोगों के ऊपर मतलब लोग कंट्रोल करो स्थिति को। गोलियां चलाओ वाली तो अफवाह थी, इसलिए राजा ने भेजा था कि कंट्रोल करो स्थिति को। ऑन 14 जुलाई जो एजिटेटेड यानी गुस्से में आया क्राउड है वो धावा बोल देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है बेस्टाइल को, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ये कंडीशन थी, इस वजह से लोगों ने धावा बोला था। इन द कंट्री साइड, अब उधर गाँव की साइड र्यूमर से स्प्रेड हो जाती है, अफवाह फैल जाती है। फ्रॉम विलेज टू विलेज, गाँव में खबर फैलती है दैट जो लॉर्ड्स ऑफ मेनोर है, जो जागीरों के मालिक हैं, हैड हायर्ड ब्रांड्स ऑफ ब्रिगेड्स, उन्होंने लठात गुंडे इकट्ठे कर लिए हैं, एंड हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय राइप क्रॉप्स, और ये सारे गुंडे आने वाले हैं और हमारी पूरी पकी हुई फसलों को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, अब ऑब्वियसली बात है कि लोगों को गुस्सा आएगा, भय से आतंकित हो जाते हैं, ये डर के मारे इन्हें बहुत गुस्सा भी आ जाता है। ऑन पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट क्या करते हैं, सीज होज एंड पिच फोक्स, ये इनके कुछ मतलब कहना चाहिए किसान थे ना, तो इनके खुदाई वुदाई के वो होंगे टूल्स, उसको सब लेते हैं अटैक करते हैं शैटो पे। इसको शैटो पढ़ेंगे तो शैटो होता है जैसे जागीरदारों के घर वगैरह समझ सकते हो, महल वगैरह को भी बोलते हैं। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन्स, और वहाँ जाके ये क्या है, इकट्ठा हुआ ग्रेन जो है, किया हुआ ग्रेन, उसको लूट लेते हैं एंड बर्न डाउन कर देते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को जिसने कंटेन कर रखे होते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ मैनोरियल ड्यूज़, जो लोग इनसे उधार लेते थे ना, तो उन सारे ड्यूज़ के जो कागज़ होते थे वो सारे ये लोग जला देते हैं। लार्ज नंबर ऑफ नॉबल्स फ्लड फ्रॉम देयर होम्स, अब इतना सारा पब्लिक धावा बोल देती है तो बहुत सारे तो नॉबल्स जो होते हैं वो अपने घरों से ही भाग जाते हैं, एंड मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज़, और बहुत सारे आसपास के कंट्रीज़ में चले जाते हैं। फेस्ड विद द पावर ऑफ द रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट, अब राजा जो लुइस 16 है, जब वो इतनी पावर को फेस करता है, लोगों की इतना रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट्स को दिखता है, अपनी प्रजा को दिखता है इतने विद्रोह करते हुए, सो फाइनली वो अकॉर्डेड मान जाता है रिकॉग्निशन पर, मतलब कहता है कि ठीक है भैया नेशनल असेंबली है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल, इसके सिद्धांत को भी एक्सेप्ट कर लेता है। दैट द पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड, क्या रहेगी पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, की भैया मेरी पावर जो है वो संविधान के अनुसार चलेगी, मरता क्या ना करता। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड आ डिक्री, अब असेंबली जो होती है एक डिक्री पास करती है एबॉलिशिंग द फ्यूडल ड्यूज़, तो वो कहते हैं कि भाई अब जो फ्यूडल ड्यूज़ हैं वो नहीं चलेंगे, मतलब एक तरीके से फ्यूडल ड्यूज़ जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए। अब ये सब भी चल रहा होता है, फिर आगे देखते हैं आगे क्या होता है।
मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स। अब जो क्लर्जी मेंबर्स होते हैं क्लर्जी के, है ना, चर्च वगैरह के, उन लोगों को भी फोर्स किया जाता है कि वो अपने जो विशेष अधिकार हैं उनको छोड़ दें। एंड टिथ वर एबॉलिश, और जो 1/10 देना होता है ना किसानों को इनको टैक्स में, वो भी खत्म कर दिया जाता है, एबॉलिश कर दिया जाता है। एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, लैंड जो चर्च के हाथ में थी वो भी सरकार अपने कब्जे में ले लेती है। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट क्या होता है उसके पास, एक्वायर कर लेती है स्टेट्स वर्थ रुपीज़ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरे। मतलब सरकार के पास जो है 2 बिलियन लिवरे का पैसा आ जाता है। आगे देखते हैं, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब राजा तो मान जाता है भैया ठीक है नेशनल असेंबली है, अब राजा के पास तो कुछ और चारा नहीं बचाता, तो फ्रांस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। यानी संविधान के हिसाब से, इस बुक के हिसाब से राजा को शासन करना होगा। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। इंपॉर्टेंट ईयर है, संविधान बन के तैयार हो जाता है 1791 में। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्की। पूछा जा सकता है कि भाई संविधान बनाया क्यों गया था, तो राजा की पावर को लिमिट करने के लिए बनाया गया था। दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पावर, मतलब वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। अब ये जो पावर थी वो एक आदमी के हाथ में नहीं थी, बल्कि ये क्या था, सेपरेट हो गई थी एक तरीके से, अलग अलग लोगों के हाथ में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के हाथ में पावर दी गई थी। वो कौन कौन से थे, द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इस तरीके से सरकार बनाई गई थी। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इस तरीके से फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया, यानी कि संविधान के द्वारा राजा शासन चलाएगा। एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क, किस तरीके से नया पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब कॉन्स्टिट्यूशन 1791 का पावर देता है नेशनल असेंबली के हाथ में इस तरीके से लॉ बनाने की, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। मतलब नेशनल असेंबली में कौन से लोग हैं जो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए हैं पब्लिक के द्वारा। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर द ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। होता क्या है, मान लो कि ये 100 लोग हैं, मैं भी एग्जांपल दे रही हूँ, पब्लिक है पूरी की पूरी 100 लोगों की। अब ये लोग कम से कम 30 लोगों को इलेक्ट करेंगे एज अ इलेक्टर्स, ठीक है। अब ये 30 लोग अपने में से 5 लोगों को बनाएंगे अपना लीडर, ठीक है, समझ गए ना। इसी तरीके से होता था उस समय भी। तो क्या होता था, जो एक्टिव सिटीजन्स होते थे वो वोट करते थे। नाउ ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट, नॉट ऑल द सिटीजन्स हैड द राइट टू वोट। तो जो असेंबली के लोग होते थे, चुने जाते थे, उसको चुनने के लिए सारे सिटीजन्स को राइट टू वोट नहीं था। ओनली उन लोगों को राइट टू वोट था जो 25 साल की एज के हों, जो टैक्स पे करते हो, इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ देयर लेबरल वेजेस, मतलब मजदूरी के 3 दिन का वो पैसा देते हो। वर गिवन टू द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, उन लोगों को एक्टिव सिटीजन्स बोला जाता था। दैट इज़ दे वर एंटाइटल टू वोट, और उन लोगों को एंटाइटल कर दिया जाता था कि ठीक है तुम वोट दे सकते हो, क्योंकि तुम 25 साल के ऊपर के हो, तुम आदमी हो, और तुम 3 दिन के वेजेस का पैसा सरकार को दे रहे हो। दे वर एंटाइटल टू वोट द रिमेनिंग मैन। इसके अलावा जितने भी आदमी हैं और जितनी भी औरतें हैं वो सबको पैसिव सिटीजन्स बोला जाता था, उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, आप इलेक्टर बनना है आपको, मतलब आपको उन लोगों में चुने जाना है जिनको आगे जाके मंत्री बनने का मौका मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देन अ मेंबर ऑफ असेंबली बनने के लिए अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। तो आपको सबसे ज़्यादा टैक्स जो पे करते हैं पूरे सरकार में, उन लोगों में से आपको बनना पड़ेगा, तब आप इलेक्टर्स के लिए खड़े हो सकते हो। फिर इलेक्टर्स आगे जाके मेन मंत्री बनाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखा रखी है, ये क्या है, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। यहाँ पर इन आदमी और मतलब सिटीजन जितने भी नागरिक हैं उनके अधिकारों की घोषणा पत्र है। ये बेसिकली उनका अधिकारों का घोषणा पत्र दिखाया गया है। ये प्रिंट किया था आर्टिस्ट ला बार्बियर ने 1790 में, और फिगर जो है वो फिगर ऑन द राइट रिप्रेजेंट करती है फ्रांस को, द फिगर ऑन द लेफ्ट सिम्बलाइज करती है कानून को, लॉ को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट। अब जो संविधान है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा कहना चाहिए उसकी स्टार्टिंग के पेज पे थे डिक्लेरेशन ऑफ राइट मैन और सिटीजन्स के। सच एज कौन कौन से राइट दिए गए थे फ्रांस के लोगों को, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, कि भैया आपको जीने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, इक्वल हैं सभी लोग लॉ के सामने, एंड वर इस्टेब्लिश एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल। मतलब इनएलिएनेबल मीन्स आपसे अधिकार छीने नहीं जा सकते। ये जो अधिकार आपको दिए गए हैं उसका संविधान में लिखा गया कि नेचुरल है, आप पैदा हुए हो फ्रांस में तो आपको नेचुरली ये अधिकार मिलेंगे और ये इसको आपसे कोई छू नहीं सकता। दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग बाय बर्थ, मतलब हर एक ह्यूमन बींग को ये अधिकार बाय बर्थ मिल जाएंगे, एंड दैट कुड नॉट बी टेकन अवे, कोई उससे ये अधिकार छीन नहीं सकता। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट, और ये सरकार की ड्यूटी है कि वो हर आदमी के नेचुरल राइट को जो है प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर आ जाता है हमारा सिम्बल्स के बारे में।
द मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड विमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड एंड राइट। अब बहुत सारे लोग थे, मेजॉरिटी लोग जो थे फ्रांस के 18th सेंचुरी में अनपढ़ थे, वो रीड और राइट नहीं कर पाते थे। सो इमेजेस एंड सिम्बल्स वर फ्रीक्वेंटली यूज, तो बहुत ज़्यादा ही फ्रीक्वेंटली जो था इमेजेस और सिम्बल्स को यूज़ किया जाता था इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स टू कम्युनिकेट। मतलब आज तो अखबार मैगजीन्स की लोग का ज़्यादा बोलबाला है, या फिर मतलब सब लोग पढ़े लिखे हैं तो इस तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बट उस समय ऐसा नहीं था, तो सिंबल लैंग्वेज को जगह जगह बनाया जाता था। द पेंटिंग बाय ला बार्बियर यूज़ करते थे मैनी सच सिंबल्स को कन्वे करने के लिए इस तरह के कंटेंट को ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड लेट अस ट्राई टू रीड द सिंबल्स। पहला सिंबल है ब्रोकन चेन, यानी कि हथकड़ियों का टूट जाना। चेन्स वर यूज टू फ्लैटर स्लेव, चेन्स जो होती थी दासों को बांधने के काम आती थी। ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, ब्रोकन चेन का मतलब है कि हम फ्री हो गए हैं। द बंडल ऑफ रॉड्स एंड फेसेस, इसका मतलब होता है वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन। इसको ये दिखाता है बंडल कि भाई एक को तो आप तोड़ सकते हो बट नॉट एंटायर बंडल, आप पूरे बंडल को नहीं तोड़ सकते। वाई स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, स्ट्रेंथ तो यूनिटी में ही है। द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएट लाइट करती है। द ऑल सीइंग आई हर तरफ देखती हुई है आँख स्टैंड करती है नॉलेज की तरफ। द रेज ऑफ द सन विल डिराइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, जो सूर्य की किरणें हैं ये अंधकार के अज्ञान को हटा देती है एक तरीके से। सैप्टर को दिखाया गया है, सैप्टर होता है सिंबल ऑफ रॉयल पावर। स्नेक बाइटिंग टू इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, अब स्नेक अपनी ही टेल को खा रहा है, इससे एक रिंग बन जाती है। सिंबल ऑफ एटर्निटी, दिखाते हैं कि ये कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। अ रिंग हैज़ नीदर बिगनिंग नॉर एंड, इस रिंग का ना तो कोई शुरुआत है ना तो कोई अंत है। राइट, फ्रैगियन कैप जो होता है, फाइजियन कैप जो होती है, ये कैप जो होती है वो स्लेव्स पहनते हैं जब वो फ्री हो जाते हैं। दास प्रथा से हम कह सकते हैं कि ना, मतलब जब वो ये दिखाते हैं कि भाई अब वो दास नहीं है तो वो इस तरह की लाल रंग की कैप पहनते हैं। नेक्स्ट, ब्लू वाइट एंड रेड, ये नेशनल कलर्स हैं फ्रांस के। और ये विंग्ड वीमेन, पंखों वाली जो औरत है, पर्सोनिफाई करती है लॉ को। जैसे हमारे यहाँ कानून के ऊपर आँख पे पट्टी रहती है तो इनके यहाँ पंख रहते हैं। द लॉ टैबलेट, लॉ टैबलेट इज सेम फॉर ऑल, सभी के लिए सेम एंड ऑल आर इक्वल, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अब आ गए हम अपने थर्ड टॉपिक पे। फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकमिंग अ रिपब्लिक, फ्रांस जो है वो एबॉलिश करता है, समाप्त करता है। फ्रांस में राजा का शासन समाप्त होता है और फ्रांस जो बन जाता है वो रिपब्लिक बन जाता है। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस, अब फ्रांस में पूरी सिचुएशन जो है बहुत टेंशन भरी रहती है ड्यूरिंग फॉलोइंग ईयर्स, आगे आने वाले सालों में भी। ऑल्दो लुइस 16 हैज साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अब लुइस 16 ने नेशनल असेंबली के लिए सहमति तो दे दी थी। ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन, पर राजा के हाथ से पावर जाएगी तो कुछ चुप बैठेगा। उसने धीरे धीरे आसपास के राजाओं के साथ मिलकर नेगोशिएशंस करना स्टार्ट कर दिया विद द किंग ऑफ पर्शिया, ठीक है, तो वहाँ पे जाके उनके साथ नेगोशिएशन करता है। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड, अब आसपास के राजा सोचते हैं फ्रांस में इतना सब कुछ हो गया, राजपाट समाप्त कर दिया गया, तो कहीं हमारे ऊपर भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, हमारी पब्लिक भी ऐसा ना कर दे। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग भी वरीड थे बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस, के फ्रांस में इस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं। एंड मेक प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स, तो वो लोग क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं वहाँ पे सेना भेजने का, टू पुट डाउन द इवेंट्स, की इस तरह के फ्रांस के इवेंट्स जो है उन्हें हम ख़त्म कर दें, दबा, मतलब ना फ्रांस में होगा तो हमारी पब्लिक भी भड़केगी नहीं। तो फ्रांस के जो इवेंट्स हैं उनको दबाने के लिए नेबरिंग कंट्रीज़ के राजा जो हैं अपनी सेना भेजने का प्लान बना रहे होते हैं बस, है ना। दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस सिंस द समर ऑफ 1789, इस तरह के समर 1789 से जो पूरा रॉइट्स स्टार्ट हो गए थे उसको दबाने के लिए। अब बिफोर दिस कुड हैपन, अब राजा भेज पाते आसपास के अपनी सेना इन्हें दबाने के लिए, उसके पहले ही द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792, तो नेशनल असेंबली ने वोट किया और 1792 में डिक्लेयर कर दी वॉर अगेंस्ट पर्शियन ऑस्ट्रिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ खुद नेशनल असेंबली ने एक वॉर की घोषणा कर दी थी। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रॉन्ग, बहुत मतलब हज़ारों जो वॉलंटियर्स हैं जो खुद की मर्ज़ी से इस युद्ध में लड़ना चाहते थे वो इकट्ठा हो जाते हैं फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी, वो लोग सब आ जाते हैं अपने अपने प्रोविंसेस से और ज्वाइन कर लेते हैं आर्मी को। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल, अब पब्लिक इसको देख रही थी कि हमारे लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा है, हमारे लिए और अगेंस्ट किंग्स हैं और एरिस्टोक्रेट्स जो अमीर अमीर लोग हम पर शासन कर रहे हैं उनके खिलाफ ये युद्ध है। ऑल ओवर यूरोप ये युद्ध फैला हुआ है, हम सब मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अमंग द पैट्रियाटिक सॉन्ग, अब लोगों के बीच में बहुत सारे देशभक्ति के गाने चल रहे थे। द सैंग वॉज मर्सलेस, मर्सलेस नाम का एक गाना वो लोग गाते हैं, कंपोज्ड बाय रॉजर दे लाइल। अब रॉजर दे लाइल ने ये गाना कंपोज किया होता है। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार गाना गाया जाता है क्योंकि
फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर्स ऑफ मरसाई। मरसाई से जो लोग आते हैं वो लोग इस गाने को गाते हैं जब वो पेरिस की तरफ जा रहे होते हैं। सो गॉट इट्स नेम, इस तरीके से मर्सिलेस को गाने को उसका नाम मिलता है। जो मर्सिलेस इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मर्सिलेस जो है आज फ्रांस का नेशनल एंथम है। द रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। अब इस तरह की जो क्रांतिकारी युद्ध, पब्लिक जो भड़क भड़क के राजा के खिलाफ बार बार युद्ध कर रही है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं और बहुत इकोनॉमिक आर्थिक डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं समाज के अंदर। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट। अब आदमी लोग तो फ्रंट पे लड़ने चले जाते हैं। एंड वीमेन जो हैं वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग। अब औरतों बेचारियों को तो अर्निंग भी करनी है जीने के लिए, एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज, और उनको फैमिली को भी लुक आफ्टर करना है, देखभाल करनी है। तो लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड। बहुत ज़्यादा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कन्विंस हो जाती है कि रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रेवोल्यूशन चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अधिकार तो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 ने बहुत ही कम लोगों को दिए थे ना। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गिव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो गरीबों का क्या, उनको तो कोई अधिकार ही नहीं मिले थे, क्योंकि मैन अबव 25 जो थे और जो कि 3 दिन का वेजेस का पैसा दे सकते थे वही तो केवल जो है वोट कर सकते थे। बट गरीब लोगों का क्या, तो वो लोग ने बोला कि नहीं, इस तरह के रेवोल्यूशन चलते रहने चाहिए। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इंपॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर द पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब पॉलिटिकल क्लब्स बनने लग गए थे और रैलिंग पॉइंट था, लोग आते थे, क्लब बनाते थे और डिस्कस करते थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, एंड प्लान्स देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन, कि वो लोग खुद क्या करेंगे अब आगे, उस तरह की प्लानिंग करते थे वो लोग क्लब में बैठ बैठ के। तो इस तरीके से जो है कह सकते हैं सरकार के खिलाफ, अब जो राजा के खिलाफ है, जगह जगह जो है क्लब भी बनने लग गए थे। मोस्ट सक्सेसफुल राजा भी नहीं, अभी तो नेशनल असेंबली आ गई थी ना, तो उधर गवर्नमेंट जो तैयार हुई थी नई, उसके खिलाफ भी लोग जो हैं क्लब्स में बैठने लग गए थे। मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वर दैट ऑफ जैकोबिन। सबसे इंपॉर्टेंट क्लब बना वहाँ पे जैकोबिन क्लब, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। एंड जैकोब जो कि पेरिस के थे, उनके नाम पर जैकोबिन क्लब को नाम दिया गया था। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड। औरतें भी इस पीरियड में बहुत ज़्यादा एक्टिव रही थी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन किए थे, अपने क्लब्स भी बनाए थे, फॉर्म देयर ओन क्लब्स, राइट। सेक्शन 4 में हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि औरतें क्या कर रही थी, मतलब उनकी एक्टिविटीज़, उनके डिमांड्स क्या थे सब। The members of Jacobin Club belonged mainly to the less prosperous section of society। देखो जैकोबिन क्लब में लेस प्रॉस्परस सेक्शन होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इन लोगों को बुरा लग रहा था कि भाई सारे अधिकार तो अमीरों को है, तो इस क्लब में होगा कौन, गरीब लोग, जिनको बुरा लग रहा है। तो जैकोबिन क्लब के लोग जो थे लेस प्रॉस्परस थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशियंस, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, ये सारे लोग जो थे, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स ऑफ डेली वेज पे जो लोग काम करते हैं वो लोग। तो ये सारे गरीब गरीब बंदे जो थे वो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। देयर लीडर वॉज मैक्समिलियन रॉबेस्फियर, इनका लीडर था मैक्समिलियन रॉबेस्फियर। लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन ने डिसाइड किया टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। तो जैकोबिन क्लब के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम लंबी लंबी स्ट्रिप वाले ट्राउजर्स पहनेंगे जो सिमिलर टू दोज हैं वॉर्न बाय डॉक वर्कर्स। उन लोगों की तरह कपड़े पहनेंगे जैसे डॉक वर्कर्स पहनते हैं, वो हमारा ड्रेस कोड रहेगा जैकोबिन क्लब का, कि हम लोग जैकोबिन क्लब के मेंबर्स हैं। दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सोसाइटी ऑफ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इस तरीके से वो फैशनेबल सोसाइटी के उस सेक्शन से खुद को दूर रखना चाहते थे, ठीक है, अमीरों के फैशन से खुद को दूर रखना चाहते थे। और डॉक वर्कर्स की तरह सभी लोग जैकोबिन क्लब के डिसाइड करते हैं कि हम लोग डॉक वर्कर्स की तरह कपड़े पहनेंगे, है ना, मतलब स्ट्रिप्स वाले ट्राउज़र पहनेंगे। स्पेशली नॉबल्स हु वोर नी ब्रीचेस, वो अलग रखना चाहते थे अपने आप को उन नॉबल्स से जो नी ब्रीचेस पहनते हैं। एक तरीके का मतलब नी ब्रीचेस ना निक्कर टाइप है, थोड़ा लंबा सा, आप गूगल पे इसकी फ़ोटो देख सकते हो। It was the way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches। ये एक तरीके की घोषणा थी जो लोग नी ब्रीचेस पहनते थे, यानी कि जो लोग नोबल लोग थे उनके खिलाफ, कि भाई तुम्हारी पावर अब खत्म हो चुकी है, हमारा क्लब आ गया है अब एक तरीके से। These Jacobins came to be known as sans-culottes। तो इन जो जैकोबिन्स थे इन लोगों को सैन-कुलोट्स भी बोला जाता था, जिसका मीनिंग होता था दोज विदाउट नी ब्रीचेस, ऐसे लोग जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं। सैन-कुलोट्स जो थे मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप, वो रेड कैप भी पहनते थे जो कि सिंबल ऑफ लिबर्टी था। वीमेन जो थी दे वर नॉट अलाउड टू डू सो, लेकिन औरतों को ये सब कपड़ा पहनना या इस तरह का कैप पहनना अलाउड नहीं था। इन समर ऑफ 1792 क्या होता है, द जैकोबिन प्लांट एन इंटरसेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्शियन who were angered by the short supplies and high prices of food। समर के 1792 में जैकोबिन लोग प्लान करते हैं कि वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे,
इन द समर ऑफ 1792 जैकबिन प्लान करते हैं एक हिंसक विद्रोह, मतलब हिंसा हो ऐसा विद्रोह। लार्ज नंबर ऑफ पर्शियंस who were angered by the short supplies of high prices of food। बेसिकली क्या होता है कि इस गर्मियों में जैकबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई बहुत हो गई थी, और इससे वहाँ के ना नाराज़ हो गए थे पेरिस वासी। उनको लेकर एक विशाल ये लोग हिंसक योजना बनाते हैं कि भाई वहाँ पे हम हिंसा करेंगे जाके। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 क्या होता है, दे स्टॉर्म्ड, वो धावा बोल देते हैं, द पेरिस ऑफ टुलेरीज, वो पैलेस ऑफ टुलेरीज पे आक्रमण करते हैं। एंड मैस्कर्ड, क्या कर देते हैं, मार देते हैं किंग के गार्ड को। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज, और अपने साथ राजा को बंधक बना लेते हैं फॉर सेवरल आवर्स के लिए। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, फिर उसके बाद जो असेंबली है, वो जो नेशनल असेंबली है, वो मतलब एक तरीके से वोट करती है किसको क्या कर दिया जाए, रॉयल फैमिली में मार दिया जाए, मतलब रॉयल फैमिली को ही मार दिया जाए। और इलेक्शंस वर हेल्ड, और इलेक्शंस कराए जाते हैं। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स, अब जो इलेक्शन होते हैं उसमें 21 साल से ऊपर के सभी लोगों को क्या है, अधिकार दे दिया जाता है वोट का, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो जैकबिन क्लब के लोग हैं। जैकबिन क्लब के लोग जो थे, जो नेशनल असेंबली बनी थी ना बच्चों, वो अमीर लोगों की बनी थी। जैकबिन क्लब बना था कॉमन पीपल का। अब जैकबिन क्लब के लोग आके लड़ाई लड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है अधिकार किसको देंगे, ये इन्होंने कॉमन पीपल को अधिकार दे दिए सारे के सारे। उस पर कितना वेल्थ है फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, सबको राइट टू वोट मिल गया। न्यूली इलेक्टेड असेंबली वर कॉल्ड कन्वेंशन, अब आता है कन्वेंशन। अब नई जो असेंबली इलेक्ट होती है वो कहलाती है कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर क्या होता है 1792 में, इट्स एबॉलिश द मोनार्की, अब राजा का शासन समाप्त कर दिया जाता है। एंड डिक्लेयर कर दिया जाता है फ्रांस को कि फ्रांस अब एक रिपब्लिक है, यहाँ पब्लिक का शासन चलेगा। एज यू नो, अ रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट। रिपब्लिक क्या होता है, जहाँ पर लोग जो हैं इलेक्ट करते हैं सरकार को, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट को भी लोग ही इलेक्ट करेंगे। देयर इज़ नो हेरिडिटी मोनार्की, वहाँ पे कोई हेरिडिटी राजा नहीं होगा। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट अदर कंट्रीज़, तुम ऐसी दूसरी कंट्रीज़ को भी ढूंढ सकते हो, ट्राई करो जो रिपब्लिक हो। एंड इन्वेस्टिज करती हो, मतलब रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट करो व्हेन एंड हाउ दे बिकम सो, वो कब, मतलब पहले तो पूरी दुनिया में राजाओं का शासन था तो वो कब रिपब्लिक बनी, ऐसा इन्वेस्टिगेट करो। लुइस 16 वो सेंटेंस टू डेथ, अब लुइस 16 को मार दिया गया बाय अ कोर्ट ऑन अ चार्ज ऑफ ट्रेसन, देशद्रोह में राजा को मार दिया जाता है क्योंकि उसने आसपास के लोगों के साथ नेगोशिएशन किया, मिलकर षड्यंत्र रचा, इसको देशद्रोह में मार देते हैं। ऑन 21 जनवरी 1793 में ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली, सबके सामने मार देते हैं एट द पैलेस डी कॉर्ड में, इसको मार दिया जाता है। क्वीन मैरी एंटोनियट मैट विद द सेम फेट, बेचारी को इसको भी मार देते हैं, रानी को भी मार देते हैं, बहुत मतलब फैशन करने वाली रानी थी। द रैन ऑफ टेरर, अब जैकोबिन क्लब ने ये सब किया, सब कुछ हो रहा है तो क्या सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं भैया, अब आएगा आतंक का राज। द पीरियड ऑफ 1793 टू 94, ये एक साल इज़ रेफर टू रेन ऑफ टेरर, भाई यहाँ पर तो आतंक का माहौल था। रॉबिस्फियर जो था फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। अब रॉबिस्फियर जो था उसने क्या किया, वो तो सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट को मानता था बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत कंट्रोल करता था पब्लिक को और पनिशमेंट दे देता था बहुत तगड़े, अगर कोई इसकी बात ना माने तो। ऑल दोज हुम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज़, वो सारे लोग जिसको वो अपने दुश्मन की तरह देखे या फिर पब्लिक के दुश्मन की तरह देखे, एनिमीज़ ऑफ द रिपब्लिक, तो वो क्या करता था, चाहे वो एक्स नॉबल्स हो, चाहे क्लर्जी हो, चाहे मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन उसकी पार्टी के खुद के मेंबर भी हों, हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स, जिसको उसके मेथड नहीं पसंद है, वर अरेस्टेड, उसको अरेस्ट करा लेता था, इम्प्रिजन्ड, जेल में डाल देता था, एंड देन ट्राइड बाय अ रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और उसके ऊपर एक तरीके से मुकदमा चलाया जाता था, ठीक है, मतलब न्यायालय, क्रांतिकारी न्यायालय में उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता था। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर कोर्ट ने उस आदमी को अपराधी मान लिया, उसको गिल्टी मान लिया, तो देवर गुलेटाइंड, गुलेटिन नाम की एक मशीन थी और उसके ऊपर उसका सर काट दिया जाता था। पूछा जा सकता है गुलेटाइन क्या है, तो गुलेटाइन इज़ अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स, उसके अंदर 2 पोल होते थे, एक ब्लेड होता था, विद विच अ पर्सन इज़ बिहेडेड, जिससे बंदे का गला काट दिया जाता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलेटिन हु इन्वेंटेड इट, ये उनके नाम पर, डॉक्टर गुलेटिन के नाम पर है जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। रॉबिस्फियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस, अब रॉबिस्फियर की जो गवर्नमेंट है वो कानून पास करती है जिसमें मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस, मतलब कितना किसका वेज होना चाहिए, अधिकतम सीमा तय कर दी जाती है कि भाई किसी आदमी की मजदूरी कितनी होगी, चीज़ों की कीमत कितनी होगी, सब कुछ। मीट एंड ब्रेड वर राशन, मीट और ब्रेड को तो ऐसा कर दिया था कि हर एक का राशन है कि तुम एक आदमी है तो इतना तुमको मिलेगा, 100 ग्राम तुम्हारी फैमिली को, 2 आदमी है तो 200 ग्राम, ऐसे। पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स, जो पीजेंट्स थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपने ग्रेन्स को, अनाज को क्या करें,
टू द सिटीज़ ले जाए एंड सेल इट एट फिक्स्ड प्राइस, की सिटीज़ में ले जाके फिक्स प्राइस जो सरकार के द्वारा फिक्स किया गया ना बाय द गवर्नमेंट, उसी पर बेचें, अपने हिसाब से ना बेचें। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लावर वर फॉरबिडन। अब पहले अमीर लोग जो थे वो वाइट फ्लावर खाते थे, लेकिन वो भी मना कर दिया गया सरकार की तरफ से। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द प्लेन डेग्लाइट, सभी को कहा गया कि आप डेग्लाइट खाइए। इक्वालिटी ब्रेड के नाम से उसको जानते थे कि गरीब आदमी अमीर आदमी कोई वो नहीं है भेदभाव, सबको डेग्लाइट ब्रेड ही खानी है, क्वालिटी ब्रेड ही खानी है। अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, मतलब ये एक तरीके का लोफ था, लोफ होता है जिससे ब्रेड काटी जाती है ना, वो बड़ा सा पीस जो बनाते हैं वो होल व्हीट का था, मतलब गेहूं का था। वो लोग मैदा की खाते होंगे, ये गेहूं का था। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस्ड। अब इक्वालिटी की मांग की गई कि भैया सब लोग बराबरी हैं, तो इस तरह का गेहूं से बनी हुई अगर रोटी आप सभी खा रहे हो तो समान रोटी एक तरीके से अनिवार्य हो गई थी, ठीक है। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, मतलब अब आपको कैसे सामने वाले को एड्रेस करना है, क्या कह के बुलाना है, उसमें भी इक्वालिटी आ गई। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनली जो था मॉन्सियोर बोलते थे, महाशय या मदाम बोलते थे, उसके स्थान पर उसने कहा कि अब सारे जितने भी फ्रांसीसी नागरिक हैं, फ्रेंच मैन एंड वीमेन है, वर हैंड्स फोर, वो क्या कहलाएंगे, सिटियोइन, सिटोइन जिसे हम बोल सकते हैं, सिटोइन और सिटोइन, ठीक है, इस तरीके से उनको बोला जाएगा। स्पेलिंग याद करके जाना, सिटोयेन और सिटोयीन हिंदी में इसको बोलते हैं। अब चर्चेस वर शट डाउन, चर्चेस को बंद कर दिया गया एंड देयर बिल्डिंग्स जो थी वो उनको क्या बना दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया था इनटू ब्रैकेट्स, और ऑफिसेज वहाँ पे बना दिए गए, बैरक बना दिए, दफ्तर बना दिए। रॉबेस्पियर जो था परस्यूटेड द पॉलिसी सो रिलेंटलेसली, रॉबेस्पियर अपनी नीतियों में इतनी सख्ती से उनको लागू करता था कि इवन द सपोर्टर्स बिगिन टू डिमांड मॉडरेशन, उसके खुद के सपोर्टर्स कहने लगे थे भैया थोड़ा मॉडरेट करो चीज़ों को, मतलब फाइनली ही वॉज क्या होता है कन्विंस्ड बाय द कोर्ट इन जुलाई। अब फाइनली रॉबेस्पियर को भी दोषी ठहराया जाता है एंड क्या कर दिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है ऑन द नेक्स्ट डे एंड सेंटेंस्ड टू गुलेटाइन, उसको भी गुलेटाइन मशीन पे मार दिया जाता है। चलो भैया अब आगे आ जाते हैं, यहाँ देखो अ डायरेक्टरी रूल फ्रांस। अब फ्रांस में ये भी मर गया, अब डायरेक्टरी रूल आएगा। द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। अब जैकोबिन सरकार का तो पता नहीं क्या, पहले क्या बना, पहले राजा था, फिर नेशनल असेंबली बना, फिर नेशनल असेंबली के बाद जैकोबिन क्लब बना। अब जैकोबिन क्लब बनने के बाद क्या होता है, अब जैकोबिन गवर्नमेंट जो होती है उसका पतन हो जाता है, और जो मिडिल क्लास होती है उसके भी जो प्रॉस्परस लोग होते हैं उनके पास सत्ता फिर से आ जाती है, ठीक है, जो हमारा नेशनल असेंबली के टाइम पे हुआ था एक तरीके से कि जो मेन प्रॉस्परस लोग थे उनके हाथ में सत्ता थी, तो सेम एज अब फिर से ऐसे ही हो जाता है। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन जब फिर से बनता है तो उसमें फिर से जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब ये 2 इलेक्टेड मतलब विधान परिषद, 2 चुने हुए विधान परिषद का इसमें प्रावधान था, ठीक है, 2 बॉडीज एक तरीके से चुनी जाएंगी पब्लिक की, मतलब 2 ग्रुप चुने जाएंगे, समझ लो। इट प्रोवाइडेड 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2 चुनी हुई लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगी, एक ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक ये, कुछ मेंबर इसके कुछ मेंबर इसके, ठीक है, पावर एक के हाथ में नहीं देनी ना। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, फिर वो डायरेक्टरी को अपॉइंट करेंगे। एन एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स, और क्या होगा इसके बाद डायरेक्टरी को नियुक्त करेंगे। इस प्रावधान के जरिए क्या करना था, 5, अच्छा ये जो 2 परिषद आपने चुना, इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका बनाई और डायरेक्टरी को नियुक्त करा। 5 परिषद वाली कार्यपालिका बनाई और फिर डायरेक्टरी को नियुक्त करा। दिस वॉज मेंट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन। अब ये देख चुके थे पब्लिक कि जैकोबिन के हाथ में, रॉबेस्पियर के हाथ में जब मतलब पावर आती है तो वो कितना मिसयूज़ करता है, कहता भाई एक के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए। अब हाउ एवर द डायरेक्टरीज ऑफन क्लैश्ड विद लेजिस्लेटिव, जो डायरेक्टर्स थे ना वो सारे के सारे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ उनके मतलब नहीं बनती थी, उनके क्लैश होते रहते थे। हु इवन सॉट टू डिसमिस दैम, इवन डिमांड भी करते थे वो लोग कि बर्खास्त कर दो, इसको हटाओ, डायरेक्टरी को ख़त्म करो। विधान परिषद से उनके लड़ाई होती थी तो परिषद जो है बर्खास्त करने की चेष्टा करती रहती थी इन लोगों को। डायरेक्टरी की जो राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी बिल्कुल एक तरीके से कहीं ना कहीं, उसकी वजह से सैनिक तानाशाह नेपोलियन जो है अब वो पिक्चर में आ जाता है, और मतलब डायरेक्टरी नहीं चल पा रही है सही से, तो फिर फाइनली क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट आता है। इसको हम 10th में पढ़ेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट को आगे। मिलिट्री शासन आ जाता है। अब थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम देखते हैं द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फर्टर्निटी जो है, ये सारे के सारे भाईचारा हम कह सकते हैं, रिमेन इंस्पायर करता रहता है आइडल्स एंड मोटिवेट करता रहता है आइडियल्स को
एंड मोटिवेट करता है पॉलिटिकल मूवमेंट्स को जो फ्रांस में चल रहे थे। मतलब मेन तो फ्रांस में यही चल रहा था, लोगों को फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, लॉ के सामने भाईचारा होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें चलती रही फ्रांस में, और फ्रांस में एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। मतलब इस तरह की आगे तक सेंचुरी में ये सब चलता रहा। अब हमने कहा था महिलाओं की क्रांति हम आगे पढ़ेंगे, तो पढ़ते हैं। डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या औरतों ने भी क्या किया था, उनके लिए भी कोई क्रांति हुई थी? बिल्कुल हुई थी। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वीमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स। अब स्टार्टिंग से ही औरतें जो थी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट करती थी इवेंट्स में, विच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। और उसकी वजह से फ्रांस की सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव हुए थे। दे होप्ड, यानी कि औरतें ऐसी आशा करती थी दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, कि जो क्रांतिकारी सरकार अब बनी हुई है, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी ना, राजा के खिलाफ रेवोल्यूशन किया था इन लोगों ने, तो जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है ये क्या करेगी, मतलब हमारे बारे में भी सोचेगी। बेसिकली उनको आशा थी ये चीज़, टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ, मतलब इस तरह की चीज़ें लाएगी कि औरतों का जीवन भी सही हो। बट मोस्ट वीमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग। ज़्यादातर थर्ड स्टेट की औरतों को तो काम करना पड़ता था अपने रोजी रोटी के लिए भी। दे वर्कड एज सेमस्ट्रेस और लॉन्ड्रेस। मतलब ये लोग कैसे कैसे काम करते थे। सेमस्ट्रेस का मतलब हो गया सिलाई कढ़ाई करने वाली, और लॉन्ड्रीज वाली होती हैं थी जो कपड़े धुलाई करती थी। ये लोग फ्लावर्स बेचते थे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचते थे मार्केट में। और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, घर में नौकरानी का काम कर लिया है ना, प्रॉस्परस पीपल के। तो मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। ज़्यादातर औरतों के पास ना तो एजुकेशन थी ना कोई जॉब ट्रेनिंग थी। ओनली डॉटर्स जो थी नॉबल्स की और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट, वो ही केवल कॉन्वेंट में पढ़ सकते थे। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज, इसके बाद इनकी फैमिली इनकी शादी कर देती थी ना। वर्किंग वीमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। जो वर्किंग वीमेन होती थी उनको तो अपनी फैमिली की भी देखभाल करनी पड़ती थी, ये नहीं सिर्फ नौकरी करो। उनको कुक करना पड़ता था, उनको पानी लाना पड़ता था, क्यू में खड़े होना पड़ता था ब्रेड खरीदने के लिए, बच्चों को लुक आफ्टर करना पड़ता था, और उनके वेजेस जो थे हमेशा मेन से कम रहते थे। इन ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस, अब महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने के लिए क्या किया है, स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स। औरतों ने कहा हमारी बातें कोई और तो सुन नहीं रहा, हम अपने क्लब बनाएंगे और हम अपनी बातें रखेंगे। न्यूज़पेपर में भी छपवाती थी। अबाउट 60 वीमेन ने क्लब बनाया, और अलग अलग 60 जो क्लब हैं इनके 60 वीमेंस क्लब केम अप। अच्छा, 60 वीमेन ने क्लब नहीं बनाया, 60 क्लब बने थे औरतों के फ्रांस की सोसाइटी में। ठीक है, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। अब मोस्ट फेमस औरतों का क्लब कौन सा था, ये नाम एग्जाम में आएगा। तो सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लब था। वन ऑफ देयर मेन डिमांड, अब औरतों की मेन डिमांड क्या थी, वॉज दैट वीमेन इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स, कि वो कहती थी हमें भी सेम पॉलिटिकल राइट्स दो भाई जो आदमी को दे रखे हैं। वीमेन वर डिसअपॉइंटेड, लेकिन औरतें डिसअपॉइंट हो जाती हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन 1791 का बनता है और रिड्यूस कर दिया जाता है उनको पैसिव सिटीजन के तौर पर। औरतों को कहा जाता है कि तुम लोग तो पैसिव सिटीजन हो। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, औरतें राइट टू वोट की डिमांड करती हैं। टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, वो कहती हैं हमें भी असेंबली में इलेक्ट करो, होल्ड करो हम पॉलिटिकल ऑफिस, यानी कि हमको भी कोई ना कोई राजनीति में जगह चाहिए, मतलब कोई ना कोई पद दो। समझ रहे हो, अगर हम किसी पद पे पहुंचेंगे तभी तो हमारी बात आगे हम और औरतों के लिए काम कर सकती हैं। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। मतलब एक औरत अगर सरकार में आ जाएगी तो वो बाकी औरतों की स्थिति सुधार सकती है, वो चीज़ है। इन द अर्ली ईयर्स, अब स्टार्टिंग के ईयर्स में क्या होता है, द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट कुछ लॉज बनाती है दैट हेल्प इंप्रूव द लाइफ ऑफ वीमेन, जो औरतों की कुछ ज़िंदगी को सुधारती है। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, मतलब उसमें क्या होता है, स्टेट स्कूल्स खोले जाते हैं। स्कूलिंग वॉज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, और स्कूल जाना सारी लड़कियों के लिए कंपलसरी कर दिया जाता है। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, उनके पिता भी उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी नहीं कर सकते थे। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है। एंटर्ड इनटू फ्रीली, जिसमें औरतें फ्रीली एंटर हो सके, रजिस्टर कर सकें अंडर सिविल लॉ। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, और डाइवोर्स को तो बिल्कुल लीगल कर दिया जाता है। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ विमेन और मैन। मतलब पहले क्या होता था, औरतों को तो डाइवोर्स देने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट शुरू में आती है और वो कानून बनाती है औरतों के फेवर में, तब कानून को वो बोल देते हैं हाँ डाइवोर्स दोनों दे सकते हैं कोई भी। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, अब औरतों को जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी। कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस, उन्हें आर्टिस्ट बनाया गया और वो स्मॉल बिजनेस भी चलाने लगी। वीमेंस स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट, औरतों का जो स्ट्रगल था इक्वल पॉलिटिकल राइट का, हाउएवर कंटिन्यू को चलता रहा ड्यूरिंग द रन ऑफ टेरर के टाइम पे भी। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए कोई स्ट्रगल बंद कर दिया था। न्यू गवर्नमेंट ने इशू किए लॉज जो कि ऑर्डर करते थे क्लोजर ऑफ वीमेंस क्लब। अब नई सरकार आती है
और कहती है कि भाई औरतों के जो क्लब है उसको बैन करो, उसको बंद करो, उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बंद करो। मैनी प्रोमिनेंट वीमेन वर अरेस्टेड, बहुत सारी औरतों को अरेस्ट किया जाता है, मानी जानी मानी, एंड नेम ऑफ देम एग्जीक्यूटेड और अ नंबर ऑफ देम, और कुछ को तो क्या कर दिया जाता है भैया, एग्जीक्यूट ही कर दिया जाता है, मतलब फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। वीमेंस मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कॉन्टिन्यूड, औरतों के जो मूवमेंट थे कि भैया हमको वोटिंग राइट दो, हमको मतलब इक्वल राइट्स दो, सब कुछ इक्वल वेजेस दो, हमको रोज़मर्रा का पैसा बराबर मिलना चाहिए आदमी के, तो इस सब का फाइट चलता रहता है थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स तक एंड मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में, दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज़ में चलता है। द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट, इस तरह का जो एक मूवमेंट था, मतलब क्या था कि पूरी दुनिया में एक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन चल रहा था कि हमें भी, सारी औरतें चला रही थी, ये इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट वही था जहाँ पे पूरे दुनिया में एक मूवमेंट चल रहा है कि भाई औरतों को भी वोट देने का अधिकार मिले। ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी तक ये चलता रहा। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रेंच वीमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर वॉज कैप्ट अलाइव एंड इंस्पायरिंग मेमोरी। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं को राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में उन्होंने जिंदा रखा था। और फाइनली क्या होता है, 1946 में जाकर वीमेन फ्रांस के जो होते हैं उनको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, राइट टू वोट मिल जाता है। अभी आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अब स्लेवरी का अंत कैसे होता है, दास प्रथा का अंत। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन क्लब वॉज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अब जैकोबिन क्लब ने बहुत सारे काम करे, बहुत सारे सुधार लेकर आए समाज में। उसमें से एक सुधार ये था कि उन्होंने स्लेवरी को ख़त्म किया था फ्रांस की सोसाइटी में, कि कोई भी किसी आदमी को दास नहीं बना सकता, किसी इंसान को दास नहीं बना सकता। द कॉलोनीज़ जो थी इन कैरिबियन देशों में, जो कॉलोनीज़ कुछ बनी हुई थी, जहाँ जैसे कि मार्टिनिक, गॉन्डेलोप, सैन डोमिंगो, अब यहाँ पे ये जो जगहें हैं कॉलोनीज़ थी फ्रेंच की, ठीक है, इनमें क्या था, वर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स थे, कमोडिटीज़, यहाँ पर सामान बनता था, सप्लाई होता था, जैसे तंबाकू है, इंडिगो है, शुगर है, कॉफ़ी है। बट रिलेक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो टू वर्क, अब यूरोपियंस वहाँ जाके काम ही नहीं करना चाहते थे, उनकी इच्छा ही नहीं थी कि हम वहाँ जाके काम करें। उनका व्यापार तो चल रहा है बट यूरोपियंस वहाँ जाके काम नहीं करना चाहते थे इतनी दूर दूर, है ना, डिस्टेंस और अनफेमिलियर लैंड्स पे उनको जानने के लिए। अब इससे क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गई, अब यूरोपियंस तो जा नहीं रहे वहाँ काम करने। और प्लांटेशंस पे, प्लांटेशंस होते हैं बगान, उनके खेत हम सब कह सकते हैं। सो दिस वाज मैट बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। अब क्या होता है, एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बनाया जाता है, कैसे, मतलब यूरोप के लोग अफ्रीका के लोगों को और अमेरिकाज अब पढ़ते हैं इसको। अच्छा, द स्लेव ट्रेड बिगिन इन 17th सेंचुरी, इंपॉर्टेंट है भैया, स्लेव ट्रेड कब स्टार्ट होती है, ठीक है। फ्रांच मर्चेंट क्या करते थे, फ्रांस के मर्चेंट सेल करते थे फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डॉक्स, ठीक है। अब इस जगह का नाम जो है स्पेलिंग याद कर लेना, ये बोर्डे बोलते हैं वैसे इसको, बोर्डे और नेंट्स, टू द अफ्रीकन कोस्ट, और वहाँ से अफ्रीकन कोस्ट पे जाते थे। वेयर दे बॉट स्लेव्स, अफ्रीकन कोस्ट से स्लेव को खरीद लेते थे फ्रॉम लोकल चिफ्टन्स, वहाँ के जो लोकल चीफ थे वहाँ से उनसे वो खरीद लेते थे। एंड उनको ब्रांडेड किया जाता था, उन मतलब लोगों के ऊपर छाप लगाई जाती थी कि भाई स्लेव मैंने खरीदा। एंड शैकल्ड, उनको हथकड़ी लगाई जाती थी, हथकड़ियाँ पहनाई जाती थी। एंड लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू कैरेबियन तक, मतलब लंबी समुद्री यात्रा से अटलांटिक महासागर से होते हुए कैरेबियन आइलैंड पे लाया जाता था, टाइटली उनको पैक कर दिया जाता था शिप में। एंड दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ऑनर्स, और फिर कैरेबियन आइलैंड पे ला के इनको प्लांटेशन ऑनर्स को बेच दिया जाता था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स। अब इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसकी वजह से यूरोपियन मार्केट में शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो खूब आ जाती है, क्योंकि अब काम तो ये लोग कर रहे हैं वहाँ जाके। पोर्ट सिटीज़ जैसे कि बॉर्डो है, नैंट्स है, ये पोर्ट सिटीज़ है जहाँ पे समुद्र से जहाज वगैरह से सामान लेते उतारते हैं ना, वो वहाँ पे ओन्ड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, वहाँ पे तो बहुत प्रॉस्पर हो जाते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे स्लेव ट्रेड चल रही होती है। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी, 18वीं शताब्दी तक स्लेवरी को लेकर क्रिटिसिज्म चलता रहता है फ्रांस में, कोई ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है एक्चुअली, बस बोल रहे हैं। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स, नेशनल असेंबली में भी बहुत डिबेट चलती हैं अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड, की मतलब राइट मैन के एक्सटेंड करने चाहिए फ्रेंच सब्जेक्ट को, इंक्लूडिंग दोज इन कॉलोनीज़, उन लोगों को भी अधिकार दे देने चाहिए जो हमारे कॉलोनीज़ में रह रहे हैं, या नहीं देने चाहिए। बस इस तरह की डिबेट चलती रहती थी, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, पर इन लोगों ने कोई कानून पास नहीं किया। फेयरिंग अपोजिशन, क्यों नहीं पास करते थे ये लोग लॉ, क्योंकि ये लोग डरते थे अपोजिशन से कि बिजनेसमैन जो हैं उनका तो काम स्लेव ट्रेड से ही चल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो हमसे नाराज़ हो जाए, एंड ऑल हिज इनकम डिपेंड ऑन स्लेव ट्रेड। इट वॉज फाइनली, अब कन्वेंशन जब गवर्नमेंट आती है 1794 की,
ठीक है, वो लेजिस्लेट करती है टू फ्री ऑल स्लेव्स इन फ्रेंच ओवरसीज पोजीशंस। वो स्लेवरी को ख़त्म करते हैं एक तरीके से, कहीं ना इन लोगों ने पास किया था एक कानून कि सारे जितने भी स्लेव हैं उनको मुक्त कर दिया जाए। हाउ एवर टर्न आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म, लेकिन ये सब कुछ बहुत थोड़े टाइम के लिए हुआ। नेपोलियन जब आता है वो री इंट्रोड्यूस कर देता है स्लेवरी को। प्लांटेशन ऑनर्स अंडरस्टूड, समझ जाते हैं इनकी जो फ्रीडम है एज इंक्लूडिंग द राइट टू इनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज, कि हमारी ये फ्रीडम कि हम अफ्रीकन निग्रोज को स्लेव बना सकें, ये परसुएट करती है ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इससे पूरा हो जाता है। और स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश होती है फ्रांच कॉलोनीज में 1848 में। चलो अभी अपना लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। बिल्कुल लास्ट पेज है बच्चों, ये खत्म ही हो गया बस चैप्टर। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, क्या पॉलिटिक्स जो है, राजनीति है, उन कपड़ों को बदल सकती है जो लोग पहनते हैं, लैंग्वेज को बदल सकती है जो लोग बोलते हैं, बुक्स को बदल सकती है जो लोग रीड करते हैं। द ईयर्स फॉलोइंग 1789, अब 1789 के जो बाद के साल थे इन फ्रांस, सॉ मेनी सच चेंजेस, इस तरह के बहुत सारे बदलाव देखे इन लोगों ने मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन की लाइफ में। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। मतलब क्या हुआ, महिलाओं और बच्चों के जीवन में ऐसे बहुत सारे परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने क्या किया, बहुत सारे कानून बनाए। कानून बनाकर उन्होंने स्वतंत्रता और समानता, मतलब सब लोग स्वतंत्र रहें, इंडिपेंडेंट रहें, इक्वल रहें, इस तरह के आदर्शों को रोज़ाना की ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करी, है ना। जब क्रांति हुई तो लोगों ने क्या चाहा, क्रांतिकारियों ने, कि भी इक्वालिटी आए, लिबर्टी आए लोगों के बीच में। वन इंपॉर्टेंट लॉ केम टू बी इन इफेक्ट में जो आया था सून आफ्टर स्ट्रोमिंग द बेस्टाइल, जब बेस्टाइल के किले पर हमला कर दिया गया था, उसको ध्वस्त कर दिया गया था 1789 के समर में। वो था एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप को ख़त्म किया गया। पहले सेंसरशिप थी, होता क्या था इन ओल्ड रिजीम 1789 के टाइम पर ऑल रिटन मटेरियल्स जो थे, जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, प्लेज हैं, कुड भी पब्लिश किए तो जब जाते थे या परफॉर्म तब किए जाते थे ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग। राजा के आदमी बोलेंगे ठीक है हमारे खिलाफ कुछ नहीं है इसके अंदर, तो ही आप कुछ पब्लिश कर सकते थे। लेकिन न्यू एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स नाउ, जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स होता है मैन और सिटीजन का, तो ये घोषणा कर देते हैं भाई लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है अब, एंड एक्सप्रेशन ऑफ नेचुरल राइट, मतलब वो जितना भी उनका नेचुरल राइट है, उनको ये एक नेचुरल राइट है उनका कि वो अपनी बात कह सके। बेसिकली न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स। भैया इस राइट के बाद तो इनकी बाढ़ आ गई फ्रांस में, मतलब एक तरीके से टाउन्स में इतना लोगों ने भर भर के लिखा एक तरीके से। वेयर दे ट्रैवल्ड रैपिडली इनटू कंट्री साइड, वहाँ से किताबें, पैम्फलेट्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, ये सब शहर से गांव में भी पहुँच गया। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट, ये सब लोग सब डिस्क्राइब करते थे, डिस्कस करते थे इवेंट्स को और चेंजेस को जो कि फ्रांस में हो रहा है। ये सब चीज़ें छपती थी कि फ्रांस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मेंट दैट अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस। अब प्रेस की फ्रीडम थी तो आपके, अगर आप मतलब जो चल रहा है सरकार में उसके खिलाफ भी कुछ बोलना चाह रहे हो तो आप बोल सकते हो, लिख सकते हो। ईच साइड सॉट टू कन्विंस, हर एक साइड मतलब हर एक बंदा एक तरीके से बोल सकते हैं। मान लो दो ग्रुप हैं तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हर एक साइड जो थी वो क्या कर सकती थी, अपनी बात रख सकती थी। ईच साइड सॉट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। प्लेज, सॉन्ग्स, फेस्टिवल्स, प्रोसेशंस सब अट्रैक्ट करते थे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को। दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रेस्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस। पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने क्या लिखा था, राइट अबाउट द लेंथ इन टेक्सेस। भर भर के पॉलिटिकल फिलोसफर्स जो थे वो टेक्सेस में लिख रहे थे, मतलब किताबों में लिख रहे थे। लेकिन पढ़ कौन पा रहा था, केवल ओनली हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल, क्योंकि ज़्यादा लोग पढ़े लिखे थे नहीं। बट चल रहा था भाई ये सब। लास्ट है, कंक्लूजन की बात करते हैं। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उसने क्या किया, खुद को राजा घोषित कर दिया, है ना, फ्रांस का। उसने कहा कि भैया मैं हूँ सम्राट यहाँ का, फ्रांस का। ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग कंट्रीज़, वो निकल गया आसपास की कंट्रीज़ को जीतने के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ को। डिस्पोजिंग डायनेस्टीज़, और राजाओं को, उनकी डायनेस्टीज़ अपनी, मतलब कहना चाहिए राजवंशों को ख़त्म करने लग गया, उन्हें उनकी गद्दी से उतारने लग गया। अनक्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, और अपने राज्य बनाने लग गया और वहाँ अपने ही परिवार के सदस्यों को बैठाने लग गया। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप। मतलब नेपोलियन कहता था कि मैं मॉडर्न बना रहा हूँ यूरोप को, मॉडर्नाइज़र हूँ मैं यूरोप का। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज, उसने बहुत सारे कानून पारित करे, सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है वो प्रोटेक्शन होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट होना चाहिए, मतलब अगर 1 किलो मेरे यहाँ है तो 1 किलो ही हर जगह होना चाहिए, वो सेम वेट होना चाहिए, ठीक है। नेपोलियन एज अ लिबरेटर खुद को दिखता था, उसने डेसिमल सिस्टम भी बनाया था। इनिशियली क्या होता था, मैनी लोगों ने सोचा नेपोलियन को कि वो लिबरेटर है एक तरीके से, वो हमें स्वतंत्रता दिलाने आया है, हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल।
ये लोगों के लिए फ्रीडम लेकर आया। बट सून द नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा कि नेपोलियन की आर्मी तो कब्जा करने लगी है, ज़बरदस्ती घुस रही है। एंड फाइनली नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई में 1815 में मारा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe and has an impact on people long after Napoleon has left। लेकिन नेपोलियन ने बहुत सारी चीज़ें जो करी थी, जैसे डेसिमल लाया या फिर वेट लेकर आया कि सब जगह वेट समान होना चाहिए चीज़ का, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारे लॉ वो लेकर आया, वो उसके मरने के बाद भी प्रभाव डालते रहे यूरोप में। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, इस तरह के लिबर्टी के आइडियाज़, भाई राजा जब लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में था तो तब लिबर्टी तो थी नहीं लोगों के पास, लेकिन सारा ये रेवोल्यूशन हुआ इसके बाद लोगों में लिबर्टी के आइडियाज़, डेमोक्रेटिक राइट्स होने चाहिए लोगों के पास, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन है। एक तरीके से फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद ही दुनिया ने ये सब चीज़ें देखी। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू दी रेस्ट ऑफ द यूरोप। अब ये आइडियाज़ जो थे फ्रांस से पूरे यूरोप में फैले 19th सेंचुरी में, वेयर फ्यूडल सिस्टम जो था फिर समाप्त कर दिया गया। कॉलोनाइज्ड जो पीपल थे वो रिवर्क करते थे, रिवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम, उन्होंने भी फ्रीडम के आइडियाज़ पर विचार किए, है ना, फ्रॉम बॉन्डेज इनटू द मूवमेंट टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट। टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय, ये 2 एग्जाम्पल हैं इंडिविजुअल्स के जो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस। मतलब इनके आइडियाज़ जो है हम कह सकते हैं इन लोगों ने प्रेरणा ली इस तरह के आइडियाज़ से। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थोड़ा सा वीडियो लंबा था बट चैप्टर भी तो कंप्लीट किया हमने 1.25 घंटे में। तो दैट्स ऑल। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।